डिटर्मिनेंट्स सारणिक और मैट्रिक्स आबजू बिना डिटर्मिनेंट के पढ़े हुए मैट्रिक्स को पढ़ना संभव नहीं है। दोनों में कुछ रिलेशंस होते हैं और दोनों जो है मैट्रिक्स डिपेंड करता है डिटर्मिनेंट को। तो आप सोचें कि डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ें और सिर्फ मैट्रिक्स पढ़ें, ये संभव नहीं है। दोनों में जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं उनके माध्यम से लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये यदि इस तरह से लिखा हुआ है 1 2 5 7, बीच में थोड़ा स्पेस है, लिखने का ढंग देखिए 1 2 5 7 3 5 8 6 7 5 4 3 2 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बीच में कोई सिंबल नहीं है, कोई एडिशन कोई सब्ट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं है, बस थोड़ा स्पेस है। यहाँ दो रो हैं, ये रो इसको बोलते हैं रो, इधर से लेफ्ट टू राइट, अपर टू बॉटम, ये कॉलम है। जिसे देखा ये रो है ROW और ऊपर से नीचे ये कॉलम बोलते हैं इसको। ये जितने रो खींचने पे, जितनी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पे सारे एलिमेंट्स कट जाएं, उतने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है। ये 1 2 5 7 लिखा हुआ है, एक लाइन ऐसा खींचा दूसरे ऐसा खींचा, सारे एलिमेंट्स कट गए, इसलिए दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये देखिए 3 5 8 6 7 5 जो भी डिजिट्स कुछ भी हो सकता है। तो ये तीन लाइनें ऐसे खींचने पे ये पूरा कट जा रहा है, इसलिए दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पर A11 A12 A13 जानबूझ के एग्जाम्पल अलग लिया गया है ताकि ये A11 में जो 1 1 है ये सफिक्स बोलते हैं, दिस इज नोन एज सफिक्स। A11 कम्प्लीटली एक एलिमेंट है, A12 कम्प्लीटली एक एलिमेंट है, A13 भी कम्प्लीटली एक एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। उसके बगल में जो नीचे लिखा हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A23 एक्सेट्रा, दिस इज द A11 सफिक्स। वन फर्स्ट हॉरिजॉन्टल वो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट जो ये सफिक्स होता है वो रो को बताता है, सेकेंड सफिक्स कॉलम को बताता है। A11 मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A12 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, A13 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सेम वे A21 मीन्स एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, A23 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, A23 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम एक्सेट्रा। A31 एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, A32 एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड टू कॉलम एंड A33 एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ये जितनी ये A331 नीचे और लाइन तीसरी लाइन खींचेंगे, इधर से ऊपर से नीचे तीसरी लाइन खींचेंगे तो ये कट जाएगा। इसका मतलब ये दिस इज एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एलिमेंट्स जहाँ कटते हैं जितने रो जिस कॉलम पे, वो ऑर्डर को वो बताता है किस रो और किस कॉलम में वो एलिमेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 5 मतलब एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। बाय द सेम वे वी गेट दी we can say this एलिमेंट जो है वो किस रो और किस कॉलम का है। यहाँ ऑर्डर ये हमेशा डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर होता है, जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, जबकि मैट्रिक्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। इसको हमेशा दो पहले लाइन खींचते हैं ऐसे नोटेशन के लिए, और अगर इसी को ऐसे रख दिया जाए A11 A12 A13 दिस इज बोथ आर सेम थिंग्स एलिमेंट्स, लेकिन नोटेशन में अंतर है। देखिए इसको ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा ब्रैकेट रूप में लिखा हुआ है, या ऐसे लिखते हैं, या दोनों तरफ ये डबल लाइन ऐसे खींच देते हैं। तो ये फॉर्म बताता है आबयू को। आबयू लिखने का ढंग ये होता है कि डिटर्मिनेंट जैसे लिखा जाता है वैसे आबयू लिखा जाता है, लेकिन ये ब्रैकेट होता है और या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, छोटा कोष्ठ होगा, या दोनों जो ये लाइनें हैं वो डबल लाइनें होती हैं दोनों तरफ। तो ये तो सिंबल से व्यक्ति लड़का बता सकता है, ये व्यक्ति बता सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है। दूसरा, ये डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर होता है, जितने रो होते हैं उतने कॉलम होते हैं, इसी से बोलते हैं दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3। लेकिन
मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि रो और कॉलम्स आपस में बराबर हों। जैसे एग्जाम्पल तौर दिखलाया गया है A1 जिसमें इसमें 3 रो और 3 कॉलम हैं। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, दिस इज डिनोटेड बाय 3/3। ऐसम हियर A11, A12, A13, A21, A22, A23। यहाँ 2 रो हैं, 2 रो खींचने पे सारे एलिमेंट्स कट जा रहे हैं और 3 कॉलम्स लाइन एज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खींचने पे सारे एलिमेंट्स कट जा रहे हैं। दिस इज ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। यहाँ देखिए ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें खींचने में सारे एलिमेंट्स कट जा रहे हैं और 2 ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पे सारे एलिमेंट्स कट रहे हैं और 2 वर्टिकल लाइनें खींचने में सारे एलिमेंट्स कट रहे हैं। इसीलिए दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। यहाँ लिखते हैं 2/3 मतलब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, यहाँ 3/2 मतलब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। इसका मतलब ये 3/2 में 3 रो और 2 कॉलम हैं और 2/3 में 2 रो और 3 कॉलम हैं। ये इसको अगर इसमें रो कम है कॉलम ज़्यादा हैं तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और जिसमें रो ज़्यादा और कॉलम्स कम हैं जैसे एग्जाम्पल तौर पे इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कई प्रकार होते हैं, ये मैट्रिक्स कई प्रकार होती हैं कि ये चीज़ें इसमें नहीं होती हैं, डिटरमिनेंट में नहीं होती हैं। अभी तक तो आपने देखा कि लिखने का ढंग लगभग एक ही जैसे है, बस ब्रैकेट ऐसे 2 तरफ लिख देते हैं जैसे दिखाया गया है, और ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, ये वर्टिकल मैट्रिक्स और रो कॉलम आपस में बराबर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर ये जो बताता है वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये बताता है 2/3 या 3/2 जैसा भी है वैसा लिखते हैं। मैट्रिक्स कई प्रकार होते हैं। रो मैट्रिक्स केवल एक रो में सारे एलिमेंट लिखे जाए तो उसको रो मैट्रिक्स होता है, केवल एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स लिखे जाए तो उसको कॉलम मैट्रिक्स होता है। वेक्टर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं कैसे, ये बताएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। सबका ये कोफैक्टर निकालते हैं और उसके बाद उसको कोफैक्टर को वहाँ रख देते हैं, फिर उसके आधार पे उसको फिर रो को कॉलम में कॉलम बदलते हैं तो इसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकलता है। ये आपको बताया जाएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जाएगा। सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के प्रकार हैं, मैट्रिक्स के प्रकार हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना होगा, बच्चों को बताना होगा। ये बच्चों को पर्पस से नहीं है, पहले उन्होंने बताया कि ये ऐसे ही है, केवल हेडलाइंस बताया गया है। यहाँ देखिए फिर डिटरमिनेंट पाइए, ये डिफरेंस दोनों में थोड़ा सा अंतर जो है पता लग गया। यहाँ माइनर निकालते हैं, डिटरमिनेंट में माइनर निकालते हैं। माइनर कैसे, माइनर ऑफ A11, जिसका भी माइनर निकलना हो, जिस एलिमेंट का भी माइनर निकलना हो उससे संबंधित रो कॉलम्स को काट देते हैं, जो बचता सिर्फ उसको लिखते हैं। जैसे माइनर ऑफ A11 इसको काट दीजिए, इससे संबंधित रो कॉलम को काट दीजिए, जो बचेगा क्या होगा A22, A23, A32, A33 अर्थात A22, A23, A32, A33 एक्सेट्रा। इस तरह से A22 को निकालना है जिसका, इसको काट दीजिए, क्या बचेगा A11, A13, A31, A33। यानी जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उससे संदर्भित, उससे संबंधित रो और कॉलम्स को खींच दीजिए। सारे एलिमेंट्स कटने के बाद जो बचता है उसे लिख दीजिए, वो माइनर के रूप में जाना जाता है, यानी माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। ये फिर इसको एक्सप्रेशन करने का ढंग जो है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी किसी इसको एक्सपेंड करते हैं। पहले को एक्सपेंड करते वक्त पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ये देखिए कोई भी सिंबल प्लस एक साथ नहीं है, या प्लस है तो माइनस है, या प्लस है तो माइनस है। यहाँ माइनस है प्लस है, ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, यानी सेम सिंबल एक जगह नहीं होगा। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये करने का ढंग होता है। इसके प्रसार के 2 नियम होते हैं, एक लाप्लास प्रसार एक्सपेंशन मेथड, दूसरा सारस एक्सपेंशन मेथड। सारस एक्सपेंशन मेथड जो है बहुत पॉपुलर नहीं है, ज़्यादातर पॉपुलर है लाप्लास एक्सपेंशन मेथड, जिसे कि यहाँ देखा गया है। नॉट ए पॉपुलर, सारस प्रसार का मेथड ये नॉट पॉपुलर, लेकिन इसको बता देना चाहिए, ये बताया जाएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। इसके प्रॉपर्टीज बहुत महत्वपूर्ण हैं डिटर्मिनेंट के। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लाप्लास प्रसार से या सारस प्रसार से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ नहीं सॉल्व होते हैं, उनके लिए प्रॉपर्टीज़ को लगाना
पड़ता है। टोटल कुल 9 प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हर एग्जाम्पल हर किताब में दिया रहता है। उसको बच्चों को जिसे पहाड़ा याद करना है, कोई कहे कि हमको मल्टीप्लिकेशन जानना है और पहाड़ा हम नहीं याद करेंगे, तो पहाड़ा बिना याद किए मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है, गारंटेड है। इसीलिए बच्चों को रटवाया जाता है, उसको समझाया जाता है। समझाना, उसको याद करना, उसको कंठस्थ करना जरूरी है। इसलिए इसके प्रॉपर्टीज़ को याद करना जरूरी है। कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, यदि 2 डिटर्मिनेंट हैं, उनके रो और कॉलम्स, कोई भी 2 रो या कोई 2 कॉलम आपस में बराबर, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी 2 रो या कॉलम को जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसी तरह से यदि एक रो के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। ये 9 जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको बच्चों को रटवाया जाना है। यानी बच्चों को 9 प्रॉपर्टीज यहाँ लिखवा दीजिए, लिखवाने के बाद से उसको याद करा लीजिए। जिसे पहाड़ा याद कराया जाता है बच्चों से, वैसे इसको 9 प्रॉपर्टीज़ को याद कराना जरूरी है। और अगर आप इसको याद नहीं कराते हैं तो आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। कितना बच्चा कोशिश करेगा लेकिन वो नहीं हो पाएगा। इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताना पड़ेगा। ये कोई भी किताब होगी उसमें प्रॉपर्टीज लिखा होगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ का उदाहरण हमने दिया है ना, यानी 2 रो आपस में बराबर तो इसकी वैल्यू 0 होगी। किसी भी रो में संबंधित मैट्रिक्स के किसी भी रो को जोड़ दिया जाए या घटा दिया, उसकी वैल्यू कोई अंतर नहीं गुणा पड़ता है। फिर मैट्रिक्स में इसमें किसी भी रो को कुछ गुना कर दिया जाए सारे एलिमेंट्स को, तो डिटरमिनेंट वैल्यू उतने गुना हो जाती है। जैसे कि ये एग्जाम्पल माध्यम बताया जाएगा। विल बी क्लियर फ्रॉम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, शुड बी क्लियर फ्रॉम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल फॉर ब्रदर्स, फॉर स्टूडेंट्स। कोफैक्टर, देखिए माइनर कोफैक्टर रिलेशन होता है। कोफैक्टर -1 पावर i प्लस जे, I स्टैंड फॉर रो एंड J स्टैंड फॉर कॉलम इनटू माइनर। अर्थात माइनर लिखने के बाद किसी भी फैक्टर की किसी भी एलिमेंट का को फैक्टर निकालने के लिए माइनर लिखिए। उससे पहले -1 पावर i प्लस जे, यानी किस रो और किस कॉलम का वो एलिमेंट है, इनको टोटल कर दीजिए। एलिमेंट मान लीजिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, तो i प्लस जे विल 4, -1 पावर 4 इज इक्वल टू पॉजिटिव, और तो माइनर और को फैक्टर आपस में बराबर होंगे। तो यदि i प्लस जे सम है तो माइनर इज इक्वल टू को फैक्टर, और यदि i प्लस जे विषम है, 3 है या 5 है, तो को फैक्टर विल माइनस ऑफ माइनर। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ सिर्फ माइनर लिख दीजिए और -1 पावर i प्लस जे, यानी वो एलिमेंट किस रो और किस कॉलम को बिलोंग करता है, बस i प्लस जे यहाँ लिख दीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं। a1x b1y c1z इक्वल d1, a2x b2y c2z इक्वल d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। क्रेमर्स रूल से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट में ये एग्जाम्पल जब बताया जाएगा तो उसमें कराया जाएगा। इसको जो क्वेश्चन कराना है यहाँ पे, अब देखिए ये तो मेन डिटरमिनेंट इतने पे ख़त्म हो जाएगा। यदि क्वेश्चंस आप 8, 10, 12 बच्चों को कराना पड़ेगा, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन कराना निश्चित ज़रूरी है जो कि प्रॉपर्टी, जिसमें प्रॉपर्टी लगती हैं, और वो क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टीज़ के हो नहीं पाएगा, निश्चित रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों से प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। 8-10 क्वेश्चन लगवाना ज़रूरी है, जिसमें कि उनको एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर्टीज उनको रटवाना और संबंधित क्वेश्चन को कराना, और उसके बाद क्रेमर्स रूल पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको कि कराना है, बच्चों को बताना। यहाँ देखा है मैट्रिक्स में, यहाँ सिमिलरिटी आपने देख लिया, दोनों को साथ साथ चलना है। फिर इतने प्रकार के होते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन इसमें मस्ट है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन है, जैसे मान लीजिए जिस ऑर्डर का पहला डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का दूसरा मैट्रिक्स भी होगा। एडिशन में यानी एलिमेंट्स को जोड़ देना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देना। सब्ट्रैक्शन उसको घटा देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताया जा सकता है इसमें। या मल्टीप्लिकेशन मस्ट है, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है 3, 2, 1, बी दूसरा मैट्रिक्स है 7, 5, 3। दिस इज ऑर्डर ऑफ, 3 रो हैं और एक कॉलम है, जिसे यहाँ लिखा हुआ 3/1। ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/1 एंड बी इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। 1/3, एक रो और 3 कॉलम हैं, एक रो और 3 कॉलम हैं, मैट्रिक्स 1/3। जब मल्टीप्लिकेशन होगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं। ए और बी देखते हैं किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यदि इसका ये कॉलम और ये रो आपस में बराबर है तभी गुणा संभव है, अदरवाइज गुणा संभव नहीं है। इसलिए किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन में देख लेना चाहिए कि इसका बाद वाला मतलब कॉलम
इसका पहले वाला मतलब रो, इसका कॉलम और इसका रो आपस में बराबर होना चाहिए, तभी गुणा संभव है। और गुणा करने के क्या करते हैं, ऐसे, जिससे कि ये रखा हुआ है ऐसे, ऐसे इसको ऐसे उठाते हैं, इसको ऐसे उठाते हैं, उठाने के बाद ऐसे उठाया और ऐसे लगाते चले जाते हैं, गुणा करते जाते हैं। तो ऐसे उठाया, 3 उठाया, 7 लगाया, 3 इंटू 7, 3 इंटू 5, 3 इंटू 3, 3 इंटू 7, 3 इंटू 5, 3 इंटू 3। फिर दूसरा उठाया, ऐसे लगाते चले जाते हैं, यानी 2 इंटू 7, 2 इंटू 5, 2 इंटू 3। और इसको उठाते हैं, तीसरे उठाते हैं, 1 इंटू 7, 1 इंटू 5, 1 इंटू 3। यहाँ दिखलाया गया है। इसको बस इसको ऐसे ये करके उस वैल्यू छोड़ देते हैं। ये दिस इज वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन ए बी। यानी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, किस रो किस कॉलम का कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दूसरा कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पहले का कॉलम और दूसरे का रो आपस में बराबर होगा तभी गुणा संभव है, अदरवाइज गुणा संभव नहीं है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है, फर्स्ट रो एंड एक रो और 4 कॉलम्स हैं, एक रो है और 4 कॉलम्स है। ये है 1 2 3 4, यानी 4 रो और एक कॉलम है। दिस इज ऑर्डर ऑफ 1/4, दिस इज ऑर्डर ऑफ 4/1। इसका जो गुणा करेंगे, देखिए इसको उठाते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, इसको उठाया, इसके ऊपर रखा। जैसे गन्ना होता है, गन्ने की पोरें होती हैं, उसी का आप एग्जाम्पल दीजिए, या लठिया के एग्जाम्पल लीजिए, उसमें बीच में जो पोरें होती हैं, इसको आपने उठाया, इसकी पोरें हैं 1 2 3 4, और इसको ऐसे रख दीजिए। ये 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, 3 3 पे जाएगा, 4, इसको ऐसे उठाया और इसको रख दिया। तो ये होगा देन ए बी 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, यानी ये इसकी वैल्यू आएगी। किस ऑर्डर बचेगा, 1 ऑर्डर बचेगा, यानी एक ही एक पद आएगा, क्योंकि ये 1/4 है, ये 4/1 है। तो ये खत्म हो जाता है, बचता है जो बचता है 1/1 का आएगा, यानी एक ही एक पद आएगा। इसके कॉलम्स इसको रो आपस में बराबर होना चाहिए तभी गुणा संभव है। फिर उसके बाद एक आता है इसमें क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए। यहाँ क्रेमर्स रूल बताया गया डिटरमिनेंट में, या क्रेमर्स रूल सॉल्व करने के लिए ये मैट्रिक्स विधि से ये ऐसे दिया हुआ है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसमें निकालते हैं डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड और डेल्टा वैल्यू। डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं, जो ये इक्वेशन दिया गया हुआ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इसमें डेल्टा निकालने के लिए ये इसके जो कोफिशिएंट्स हैं A11 A22 A33 B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C2 डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते हैं इसको, और इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। डेल्टा की वैल्यू हुई, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकालने ढंग आपको बताया गया डिटर्मिनेंट वाले में, लाप्लास प्रसाद निकाल दीजिए, वो निकाल दीजिए। डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं, जो इसके एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्थान में कॉन्स्टेंट रख देते हैं, D1 D2 D3 D1 D2 D3, बाकी वही होता है B1 B2 B3 और C1 C2 C3 ये होता है। डेल्टा वाई निकालने के लिए जो वाई कोफिशिएंट्स हैं वहाँ कांस्टेंट रख दीजिए, बाकी वही रहेगा A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3। डेल्टा जेड निकालने के लिए जो जेड कोफिशिएंट्स हैं वहाँ कांस्टेंट रख दीजिए। अर्थात यदि डेल्टा एक्स निकालना है तो एक्स के कोफिशिएंट के स्थान पर कांस्टेंट, बाकी वाई और जेड के कांस्टेंट्स वही रहेंगे। डेल्टा वाई निकालना है तो वाई कोफिशिएंट्स के आधार पर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट D1 D2 3, और बाकी एक्स और वाई कोफिशिएंट वही रहेंगे, जेड कोफिशिएंट वही रहेंगे। डेल्टा जेड निकालना है, जेड के कोफिशिएंट्स के स्थान पे D1 D2 D3 रखते हैं, बाकी एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स वही रहेंगे, जैसे कि यहाँ दिखलाया गया है। फिर एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालिए कैलकुलेट करके लाप्लास प्रसार से या सारस प्रसार से, और यहाँ रख दीजिए दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स। डेल्टा वाई निकाल के उसने डेल्टा भाग दिए तो दिस इज वैल्यू वाई, और डेल्टा जेड निकाल के डेल्टा भाग दिए दिस इज वैल्यू ऑफ जेड। ये मेन ये है। इसके बाद इसका इन्वर्स एडजॉइंट ए इन्वर्स एडजॉइंट ए अपॉन ए इन्वर्स निकालने के लिए ये होता है। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम जब तक वो नहीं होगा तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। यानी बेसिक आपको इतना ही पढ़ना है, डिटर्मिनेंट में ये पढ़ना है, मैट्रिक्स में ये पढ़ना है। इसमें इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का ढंग और आएगा, क्योंकि यहाँ जगह के अभाव में उस ए इन्वर्स खाली लिख देते, ए इन्वर्स इजकल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए।
यानी एडजॉइंट ए निकालते हैं और उसके बाद ए निकालते हैं, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज ऑफ ए स्टार, यानी हर डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर को एलिमेंट्स के कोफिशिएंट के साथ रख देते हैं, फिर उसको ट्रांसपोज कर देते हैं, दिस इज दी एडजॉइंट ए, उसमें उससे संबंधित डिटर्मिनेंट की वैल्यू को भाग देते हैं, दिस इज ए इनवर्स। ए इनवर्स सही है गलत है, क्या करते हैं ए में ए इनवर्स गुणा कर देते हैं, यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो सही है, नहीं तो गलत है, जिसे कि एडिशन इनवर्स बोलते हैं। 4 का एडिशन एडिटिव इनवर्स -4 होगा, 4 प्लस -4 इक्वल टू 0, लेकिन 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 होगा, 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 1। इस तरह से ए इंटू ए इनवर्स शुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आना चाहिए, यदि ये है तो ये सही है, अदरवाइज गलत है। इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। यानी मेन इतना ही है, ये बच्चों को डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जो सिमिलरिटी है वो बता दिया जाए, उसके बाद उसमें मेन जो डिफरेंस है केवल देखिए ये नोटेशन का अंतर है, ऐसे कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, बच्चा देख के समझ जाएगा कि मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है। दूसरा, अगर रो कॉलम आपस में बराबर नहीं है तो निश्चित रूप से वो मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा रो कॉलम आपस में बराबर होता है, और इसको स्क्वायर, ये अगर बराबर है इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। बराबर नहीं है, रो कम है और कॉलम ज़्यादा हैं तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और यदि रो ज़्यादा है और कॉलम्स कम हैं दिस इज द वर्टिकल मैट्रिक्स। बाकी ये कुछ रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स और वेक्टर मैट्रिक्स वगैरह के एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जा सकता है कैसे कैसे होता है ये। फिर मल्टीप्लिकेशन मस्ट है, मल्टीप्लिकेशन बच्चे गलती करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आसान है, और फिर उसके बाद से ये क्रेमर्स रूल से ये निकालने का जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का ढंग है, दोनों में थोड़ा अलग अलग है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है। ये इसका ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन ए निकालते हैं, और इसको थोड़ा मेथड दूसरा है, ये जो मेथड है ये डिटर्मिनेंट से संबंधित है, ये डिटर्मिनेंट से संबंधित, ये बाकी एग्जाम्पल से बताया जाएगा तो क्लियर होगा।